गुड इवनिंग एवरीवन। आज की हमारी क्लास एचडीपी फर्स्ट ईयर के लिए है और यह क्लास शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को इन ऑनलाइन क्लासों का लाभ मिल सके। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रसव या पार्चुरेशन। इसमें अपन देखते हैं कि प्रसव किसे कहते हैं, प्रसव के लिए पशु में कौन कौन से कारक है जो जिम्मेदार होते हैं, पशु में प्रसव के क्या लक्षण दिखाई देते हैं और पशु में कितनी अवस्थाओं में प्रसव क्रिया संपन्न होती है। इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस मादा पशु का गर्भकाल कितना होता है और उसमें उस प्रसव क्रिया को क्या कहते हैं। जितने भी वेटनरी स्टूडेंट हैं करीब करीब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पशुपालन से संबंधित है और इन सब की नॉर्मल जानकारी है जो आप सभी को होनी चाहिए। तो अपन सबसे पहले देखते हैं प्रसव या पार्चुरेशन। तो किसी भी मादा पशु का गर्भकाल पूर्ण होने के बाद फेटस व फेटल मेम्ब्रेन का बिना किसी बाह्य सहायता से प्रजनन अंगों से बाहर निकलने को प्रसव कहते हैं। यानी जब किसी मादा पशु का गर्भकाल पूरा हो जाता है तो फीटस और फेटल मेम्ब्रेन, जिसे प्लेसेंटा भी बोलते हैं, उनका बिना किसी बाह्य सहायता के मादा पशु के प्रजनन अंगों से बाहर निकलना प्रसव कहलाता है। तो पशु का गर्भकाल कब पूरा होगा ये जानने के लिए आपको सभी पशुओं का गर्भकाल याद होना चाहिए। तो अपन देखते हैं कि किस मादा पशु का गर्भकाल कितना होता है। तो सभी मादा पशुओं का गर्भकाल अलग अलग होता है। मैं आपको महीने और दिन में बता रहा हूँ कि इतने महीने और इतने दिन के लगभग होता है, उससे 5-10 दिन कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि गाय का गर्भकाल। तो गाय का गर्भकाल औसत 9 माह 9 दिन होता है, भैंस का 10 माह 10 दिन होता है, घोड़ी का गर्भकाल 11 माह 11 दिन होता है और भेड़ बकरी का गर्भकाल 5 माह 5 दिन होता है। सुअरी का गर्भकाल 3 माह 3 सप्ताह और 3 दिन होता है, लगभग 114 दिन के करीब होता है। और बिच और कैट है उसमें गर्भकाल 2 माह 2 दिन होता है। तो ये जो ऊपर दिन दे रखे हैं आपको 9 दिन 10 दिन, तो ये 9 दिन 9 माह से कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि सभी पशुओं में जो प्रसव क्रिया होती है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने इसका स्पेशल नाम दे रखा है। जैसे अगर गाय भैंस में प्रसव क्रिया हो रही है तो उसको काल्विंग के नाम से जाना जाता है, घोड़ी में प्रसव क्रिया को फोलिंग कहते हैं, भेड़ में प्रसव क्रिया को लैम्बिंग कहते हैं, बकरी में प्रसव क्रिया को किडिंग कहते हैं, सुअरी में प्रसव क्रिया को फ्रॉइंग कहते हैं और इसी प्रकार बिच में प्रसव क्रिया को वेल्पिंग कहते हैं। तो अपन ने प्रसव की डेफिनेशन देख ली, पशु का गर्भकाल देख लिया और उसमें प्रसव क्रिया या बहने की क्रिया को क्या कहते हैं, ये चीज़ अपन ने देख ली। इसके बाद अपने को ये पता होना चाहिए कि प्रसव के लिए कौन कौन से कारक हैं जो जिम्मेदार होते हैं। अगर आप नोट करना चाहते हो तो साथ में पेन और कॉपी लेके बैठ सकते हो। अब अपन देखते हैं कि प्रसव के लिए जिम्मेदार कारक। तो प्रसव क्रिया के लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहला कारक है आपका यांत्रिक कारक, दूसरा है हार्मोनल कारक, तीसरा है फेटल कारक और चौथा है अदर या अन्य कारक जो प्रसव क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला है आपका यांत्रिक कारक। और यांत्रिक कारक में अपन देखते हैं कि गर्भकाल के अंतिम समय में बच्चे का आकार बहुत अधिक बढ़ जाने से गर्भाशय की मांसपेशियां बहुत अधिक खिंच जाती है और गर्भाशय की मांसपेशियां अधिक खिंचने के कारण प्लेसेंटा की रक्त सप्लाई अवरुद्ध होने लग जाती है तथा प्लेसेंटा का फैटी डिजनरेशन व इन्फ्रेक्ट यानी रोध गलितांश होने लग जाता है और गर्भाशय में संकुचन क्रिया शुरू हो जाती है। और जब गर्भाशय में संकुचन क्रिया होती है तो गर्भाशय में चाहे वो फीटस हो, चाहे फीटल मेम्ब्रेन हो, चाहे कोई अन्य पदार्थ हो,
वो शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसी कारण जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो प्रसव जल्दी होता है, क्योंकि उसमें संकुचन और ज़्यादा होता है। दूसरा आपके हार्मोनल कारक व फीटल कारक। तो प्रसव क्रिया को शुरू करने व पूर्ण करने के लिए माँ द्वारा व बच्चे द्वारा उत्पन्न दोनों प्रकार के हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, और वे हार्मोन निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला है आपके कि रक्त में प्रोजेस्टेरोन लेवल है जो कम हो जाता है और एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, और गर्भाशय से प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जिसे PGF2 अल्फा भी कहते हैं वो स्रावित होने लग जाता है। नेक्स्ट है कि पश्चपीयूष ग्रंथि तथा प्लेसेंटा से ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होने लगता है, और गर्भकाल के अंतिम काल में बच्चे के पिट्यूटरी ग्रंथि से एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जिसे ACTH भी कहते हैं स्रावित होता है, जो सिस्टम के एड्रेनल पर असर डालकर वहाँ से कोर्टिकोस्टेरॉइड स्रावित करता है, और यह कोर्टिकोस्टेरॉइड रक्त के प्रोजेस्टेरोन लेवल को कम करता है तथा एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा देता है, और इस एस्ट्रोजन से गर्भाशय पर संकुचन कर PGF2 अल्फा को स्रावित करता है। और ये PGF2 अल्फा क्या करता है कि प्रोजेस्टेरोन के साथ मिलकर बच्चे को सर्विक्स की तरफ धकेलता है। इससे सर्विक्स में उद्दीपन होता है तथा पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है, और इस क्रिया को फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कि फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स किसे कहते हैं। तो गर्भाशय से स्रावित PGF2 अल्फा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन के साथ मिलकर बच्चे को सर्विक्स की तरफ धकेलता है और सर्विक्स में उद्दीपन करता है, जिसे पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है, और इस क्रिया को फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट है यही PGF2 अल्फा पीयूष ग्रंथि से रिलैक्सेशन हार्मोन को स्रावित करता है, जो सर्विक्स व लिगामेंट को ढीला करता है, और एस्ट्रोजन व ऑक्सीटोसिन हार्मोन से गर्भाशय व एब्डोमेन मसल्स तथा डायफ्राम संकुचन करता है और बच्चा बाहर आ जाता है। ये प्रसव क्रिया को प्रभावित करने वाले हार्मोनल व फीटल कारक थे। इन सबको आप एक फ्लो चार्ट के रूप में भी देख सकते हैं कि प्रसव से पहले व प्रसव के समय अंतःस्रावी परिवर्तन एवं उनका प्रभाव। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि फीटस के हाइपोथैलेमस का उद्दीपन होता है, और वो उद्दीपन फीटस की पीयूष ग्रंथि को एक्टिव करता है, और फीटस की पिट्यूटरी ग्रंथि से एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन स्रावित होता है, और यह हार्मोन फीटस की एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिव करता है, और वहाँ से कोर्टिकोस्टेरॉइड स्रावित होते हैं, और ये कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या करेंगे कि प्लेसेंटा से स्रावित एस्ट्रोजन की मात्रा में वृद्धि करते हैं और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में कमी करते हैं। प्लेसेंटा से स्रावित प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में कमी करते हैं। जब एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ती है तो गर्भाशय में PGF2 अल्फा स्रावित करने हेतु प्रेरित करता है। दूसरा है गर्भाशय मांसपेशियों में संकुचन होता है एस्ट्रोजन के कारण। PGF2 अल्फा गर्भाशय से पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलैक्सेशन हार्मोन स्रावित करता है, और ये रिलैक्सेशन हार्मोन सर्विक्स व लिगामेंट को ढीला करता है। और जो गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन होता है तो उस संकुचन से गर्भाशय व एब्डोमिनल मसल्स में भी संकुचन होगा, और गर्भाशय में जो भी फीटस है या फीटल मेम्ब्रेन होगी वो बाहर आ जाएगी। ये PGF1 अल्फा स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। तो क्या करते हैं कि इस हार्मोन के कारण बच्चा सर्विक्स की तरफ खिंचता है, और फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स की क्रिया होती है, और फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स की क्रिया के पश्चात पश्च पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन करता है, और गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन होगा तो गर्भाशय में जो भी आपके पदार्थ या कोई फीटस वगैरह होगा तो वो शरीर से बाहर आने की कोशिश करेगा।
ये आपके इसका फ्लो चार्ट हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं कि अन्य कारक क्या क्या हैं। तो अन्य कारक में जैसे आपके हैं कि कुछ पशु प्रसव क्रिया को कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत आगे पीछे खिसका सकते हैं। जैसे घोड़ी में साधारणतः दिन में प्रसव नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि घोड़ी को भय रहता है कि कोई मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा दे, इसलिए घोड़ी अपनी प्रसव क्रिया को कुछ समय के लिए आगे खिसकाती है। घोड़ी में आपके जो प्रसव एकांत में, शांत वातावरण में और रात के समय में होता है। और घोड़ी में डर और भय के कारण एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। और ये एपिनेफ्रिन हार्मोन है जो क्या करता है, गर्भाशय के संकुचन को कम कर देता है। और जब गर्भाशय में संकुचन कम होगा तो गर्भाशय में जो भी फीटस वगैरह है वो बाहर निकलने से रुक जाएगा और पशु की प्रसव क्रिया है जो आगे बढ़ जाएगी। और जब भी अगर गर्भाशय में एक से ज़्यादा फीटस होते हैं तो उस पशु में प्रसव क्रिया जल्दी होती है। यही कारण है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें हम प्रसव के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि प्रसव के क्या क्या लक्षण है जो सामान्य अवस्था में पशु में पाए जाते हैं। सभी का धन्यवाद।